लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिफरेंट केपी केआई और केडी की वैल्यूज़ के लिए हमने स्टेप रिस्पांस को बहुत स्मूथ कर लिया था। जो भी हमारा सिस्टम था वो उसका एरर था वो बहुत मिनिमाइज हो गया था। तो हम ये कह सकते थे कि वो सिस्टम ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया। उसमें ओवरशूट हमने ख़त्म कर दिया था। उसमें जो भी डैम्पिंग था, डैम्पिंग फैक्टर हमने ख़त्म कर लिया था। तो नेक्स्ट उसके बाद जो था कल हम लोग करने वाले थे, छूट गया था कि अगर कोई पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन करना हो तो जो स्टेप्स होते हैं, हालांकि हमने वो किया है पिछले लास्ट क्लासेस में हमने देखा था, पर जो प्रोसीजर है वो क्या कहना चाहिए कि अगर आपको किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन करना है तो सबसे पहले क्या करिए, उसका ओपन लूप रिस्पॉन्स आप चेक कीजिए। आपको पता है जब हमने ओपन लूप रिस्पॉन्स निकाला था तो हमको डीसी गेन मिला था, है ना, कि अगर सिस्टम में हम इनपुट करते हैं तो कोई भी इनपुट एक स्टेप इनपुट देते हैं तो सिस्टम हमारा कहाँ पे जाके स्टेबल हो रहा है या उसका जो डीसी गेन वैल्यू है वो क्या आती है। तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि डीसी गेन अगर हमारा जहाँ पे स्टेबल हो रहा है तो वो अभी 1 से कितना दूर है। जैसे स्टेप इनपुट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी सिस्टम में 1 का इनपुट दे रहा हूँ तो मेरा डिजायर्ड तो 1 ही होना चाहिए, लेकिन उसका आउटपुट क्या आता है, प्लांट का डीसी गेन आता है। तब जाके मैं उसको क्लोज लूप में कन्वर्ट करूंगा और फिर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस किस पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि प्रपोर्शनल गेन लगाएंगे। हम प्रपोर्शनल गेन क्या करता है, वो राइज टाइम को इम्प्रूव करता है कि अगर कोई भी प्लांट का, जैसे एक अगर प्लांट में आपने कोई भी इनपुट दिया तो उसमें जो इंक्रीमेंट आएगा वो बहुत तेजी से आएगा। मतलब कि वो जो राइज टाइम होता है ना, कि आपको जो आपका सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट की ट्रैकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो वो कहते हैं राइज टाइम कितना जल्दी से होगा, 10% से 90% कितना स्मूथली होगा, कितना फास्ट होगा, वो आपका प्रोपोर्शनल डिसाइड कर लेता है। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल की तरफ जाते हैं, फिर हम आते हैं डेरिवेटिव की तरफ। जब आप प्रोपोर्शनल को बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो आपको पता है कि वह राइज टाइम तो अच्छा इंप्रूव कर देता है, लेकिन उससे पीक ओवरशूट बढ़ जाता है। पीक ओवरशूट बढ़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, डैम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डेरिवेटिव का वैल्यू बढ़ाएंगे, जो क्या करेगा, उस पीक ओवरशूट को क्या करेगा, डैम करेगा, उसकी वैल्यूज को कम करेगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी स्टेडी स्टेट एरर को जीरो नहीं कर पाता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रल कंट्रोल को लेके आना पड़ता है। ठीक है ना, यहां तक लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे। और नेक्स्ट बात आती है ऑटोमेटिक पीआईडी ट्यूनिंग की। तो इसके भी लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा, ये वर्क फ्रेम हमने जहाँ पे पीआईडी को कॉल किया था, है ना, जो ट्यून बटन होता है। तो वहाँ से हम दिखाया था आपको कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इस स्लाइडर को मूव करके ये ट्यूनिंग करके पीआईडी के पैरामीटर, उसका जो भी परफॉर्मेंस होता है, उसमें कितना राइज टाइम हो रहा है, सेटल टाइम हो रहा है, ओवरशूट हो रहा है, ये हमने आपको इसकी भी लास्ट लेक्चर में करके दिखा दिया था। तो इसकी जरूरत है नहीं अभी, इसकी जरूरत तो नहीं है ना। नो सर। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस एरर जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है। सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि, अच्छा इसमें दिया होगा, एग्जांपल भी दिया होगा कि मेरे पास कोई एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे ना इसको ट्यून कराना है और मैं कह रहा हूँ कि मैंने फीडबैक में एक गेन लगाया है के की वैल्यू को। अब मुझे के की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए स्टेप इनपुट देने पे इसका जो एरर आया ना, तो मैं यहाँ पे आईएससी काउंट कर रहा हूँ, तो वो सबसे मिनिमम आए। मेरा प्रॉब्लम आपको समझ गए कि प्रॉब्लम है कि फॉर ए गिवन ट्रांसफर फंक्शन वी हैव टू फाइंड ए फीडबैक पैरामीटर सच दैट वी गेट मिनिमाइज्ड वैल्यू ऑफ आईएसई। आईएसई क्या होता है देखते हैं, ये पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो परफॉर्मेंस मेजर के लिए जो एरर आती है ना, जैसे आपने एक सेट पॉइंट दिया और आपका जो एक्चुअल वैल्यू आउटपुट आ रहा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर जो होती है हम लोग चेक करते हैं कि अगर मेरा कोई सिस्टम है तो वो कितना एरर उसमें जा रहा है और कौन कौन से एरर पैरामीटर होते हैं जो हम लोग चेक करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका इंटीग्रल, उसके बाद आता है इंटीग्रल एब्सोल्यूट एरर आईएई, तीसरा आता है आईटीएई, इंटीग्रल टाइम एब्सोल्यूट एरर करके होता है, चौथा होता है इंटीग्रल टाइम स्क्वायर एरर। आईएससी और आईएई का ही ये पार्ट होता है, बस क्या होता है कि इसमें हम एक टाइम का जो साथ होता है वो टाइम का इंटीग्रेशन इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए आप इंटीग्रल स्क्वायर एरर में क्या है कि जो भी एरर आ रही है उसका स्क्वायर करके हम 0 से टी तक का, जितने देर तक के लिए हम प्लांट को रन करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उतनी देर तक में एरर का जो भी समेशन होगा वो कितना आया, वो मेरा इंटीग्रल स्क्वायर एरर कहलाएगा। कि जो भी एरर आ रही है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि उस टाइम स्पैन में एरर का केवल हम मॉड ले लेते हैं, ठीक है।
उस पूरे टाइम स्पेन में जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन का टाइम होगा उस टाइम स्पेन में हमने जो भी हमारी एरर आ रही थी उसका क्या किया, मॉड ले लिया। तो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंटीग्रल टाइम एब्सोल्यूट एरर। हम मॉड तो ले रहे हैं, एरर जो भी हमारे प्रोड्यूस हो रही है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट वाई एंड रेफरेंस आर, वो ई हो गया। उसका मॉड लेने के बाद भी जितने टाइम तक के लिए आप उसको रन करेंगे ना, उस टाइम से मल्टीप्लाई करके तब आप इंटीग्रेट अगर करेंगे कि मतलब 0 to t टाइम तक के लिए जितना भी एरर आया उसमें टाइम का भी मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, तो हमारा कहलाता है इंटीग्रल टाइम एब्सोल्यूट एरर। सिमिलर मेलन में जो स्क्वायर एरर थी, स्क्वायर एरर में अगर आप टाइम का इंक्लूशन इन वो कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका कहलाता है इंटीग्रल टाइम स्क्वायर एरर। ये चीज सबको समझ में आ गई। तो कई बार जो यस सर। अलग अलग क्वेश्चन दिए होते हैं या आपका जैसा भी प्लांट आप लेके चल रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिक प्लांट पे कौन सी एरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका प्लांट पे निर्भर करता है कि हम आईएससी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आईएई को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। प्लांट में किस तरह की एरर ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो उस प्लांट पे डिपेंड करता है। बट सबसे ज़्यादा जो एरर कंसीडर की जाती है वो या तो एब्सोल्यूट होती है या तो स्क्वायर होती है, उसमें सिर्फ स्क्वायर सबसे ज़्यादा इंक्लूड की जाती है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि जैसे एक मेरे पास फिगर 1 दिया हुआ है और उसमें मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन जीएस दिया है 100/s², और हम कह रहे हैं कि आर एस मेरा 1/s है। 1/s क्या है आपका, अगर इसका आप टाइम डोमेन देखें तो स्टेप इनपुट है ना। 1/s क्या होता है, स्टेप इनपुट होता है। तो हमको एक पैरामीटर चेक करना है के के लिए, जो हमारा फीडबैक पैरामीटर इस पूरे प्लांट का हमको चेक करना है कि जो मेरा आईएससी एरर है ना, जे बराबर 0 to ∞, मैं इसको काफ़ी टाइम तक लिए या 0 to t मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनिटी तक नहीं रन करेंगे, लेकिन 0 to t² ये हमारा मिनिमम आना चाहिए। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस प्लांट को बनाना है और यहाँ से जो एरर आ रही है ES उसको हमको किस में कंसिडर करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा और इसकी वैल्यू को मिनिमम लेके चलना है। यहाँ तक ठीक है। इसको रन किया जाए। यस सर। ठीक है। तो हम आते हैं सिमलिंक में। तो सिमलिंक में हमने क्या किया अपना, सबसे पहले एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया। आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन कैसे लेते हैं, एलटीआई ब्लॉक से। एलटीआई ले सकते हैं या ट्रांसफर फंक्शन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन लिया, देखिए TRANS ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे आ गया। देखिए इस तरह से था ट्रांसफर फंक्शन। तो मुझे 100/s² लेना था, यस सर। तो मैं यहाँ पे नोमिनेटर में 100 कर दूंगा। ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करना था, s² करना था। इसका मतलब है कि स्क्वायर s रहेगा और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। स्क्वायर की टर्म के लिए देखिए आपको पता होगा ये पॉलिनोमियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर का होता है। ये s⁻0, s⁻1, s⁻2। तो s⁻2 को रखना है, बाकी 0 0 कर देना है। मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। देखिए 100/s² आ गया। तो इसी को यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ऐसा बन गया सबका। यस सर। सब लोग साथ में करते चलेगा तो अच्छा लगेगा आप लोग को भी। तो ये ट्रांसफर फंक्शन आप बना लीजिए। दूसरा ट्रांसफर फंक्शन लीजिए k/1 का। तो देखिए ये भी आपका ट्रांसफर फंक्शन है। इसमें आपका नॉमिनेटर क्या आएगा, के आ जाएगा। नोमिनेटर आपका क्या आ गया, के आ गया। हमने यहाँ पे के लिख लिया है। यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि स्मॉल को स्मॉल और कैपिटल को वो अलग वेरिएबल का ट्रीट करता है। और यहाँ पे 1 लेना है, तो आपका 1 हो गया यहाँ पे देखिए, और इसको अप्लाई कर दिया तो ये k/1 हो गया। तो k/1 को यहाँ किया। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। कंट्रोल I कमांड होता है, कंट्रोल R कमांड होता है। दोनों क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। अगर मुझे ये देखिए इसका इनपुट पोर्ट है, यहाँ से आप सिग्नल दे सकते हैं केवल, है ना। देखिए और इसे सिग्नल आप ले सकते हैं केवल, अगर यहाँ पे देखा जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका इनपुट पोर्ट है, ये आपका आउटपुट पोर्ट है। अगर इसको मैं कहूँ कि रिवर्स करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, देखिए यहाँ पे ये सिग्नल देखिए रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ ये। सर। अब देखिए अगर मैं इसको कंट्रोल R करूंगा तो इस तरह से आपको 3 4 बार घुमाना पड़ेगा। तो सबसे इसका शॉर्टकट होता है, देखिए कंट्रोल R से ये रोटेट करता है, ठीक है। और कंट्रोल I से इसका मिरर इमेज बन जाता है एक बार में। बन गया सबका, देखिए कंट्रोल I से। जी सर। ठीक है। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। बाकी आप लोग ये ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए। मेरे पास ये पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन था, मुझे इनपुट यहाँ पे देना था, है ना। बना लीजिए इस प्लांट को। अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एक्चुअल प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो कोई बता सकता है क्या। हेलो। अगर आप ये क्वेश्चन भी देखिएगा तो आपको क्या लग रहा है कि यही एक प्लांट है, नहीं।
पूरा का पूरा प्लांट यहाँ से यहाँ तक में एरिया में आएगा। आपको अगर समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं मैटलैब में समझा दे रहा हूँ। देखिए फीडबैक तो आप केवल ये दे रहे हैं यूनिटी फीडबैक वाला, है ना। तो एक्चुअल में आपका इतना का इतना पूरा प्लांट है, ये पूरा समझ में आ रहा है सबको। यस सर। इसका मतलब कि अगर ये जी है और ये एच है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो आप बोलेगा जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस, क्योंकि यहाँ पे यस निगेटिव यस। फीडबैक है। तो ये पूरा का पूरा आपका ये कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन है ना। और इस कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन में मैंने एक यूनिटी फीडबैक लगाया है। तो आप वैसे भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो दिया था क्वेश्चन में वैसा ही बना हुआ है, तो इसलिए हमने उसको वैसे ही कंसीडर किया है। अगर कोई चाहता है तो इसका आप एक क्लोज लूप ले सकते हैं, उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल करके उसको यहाँ पे रख सकते हैं, इतना पूरा को हटा करके ना एक रख सकते हैं। तो अगर आप बोलिए उसको भी कैलकुलेट करके दोनों को चेक कर लिया जाए, कि एग्री करते हैं कि चेक करेंगे, दोनों में से क्या डिसीजन आपका। हेलो। सर कर दिया जाए। दोनों कर लिया जाए। यस सर। चलिए, तो मैं यहाँ पे सीधे ट्रांसफर फंक्शन लेता हूँ, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोग बताइए इसका नाम मॉडर्न क्या आएगा। आप लोग को सॉल्व करना है ये नम 100 वन अपान एस आएगा स्क्वायर सर। के बाई वन, यहाँ देन पे क्या वन आएगा, वन। जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस करके आपको सॉल्व करना है। बताइए। देखिए इसको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूंगा मैटलैब में, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे चलाता हूँ, इसमें नहीं, ये ना कुछ सिस्टम मैटलैब में चला गया मैं, और मैं एक दूसरा कमांड यहाँ पे रन कर देता हूँ। और तरी चलिए एक कमांड रन करता हूँ, और वहाँ पे मैं बोलता हूँ सी इक्वल टू सॉरी पी इक्वल टू प्लांट मेरा क्या है बताइएगा जरा, 100 डिवाइडेड बाई क्या है, एस स्क्वायर। यस स्क्वायर। एस स्क्वायर। तो मेरे पास अभी यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज हैं, तो मैं सबको पहले क्लियर ऑल कर लेता हूँ। सॉरी यहाँ पे कैसे आ गया ये, क्लियर ऑल कर लेता हूँ मैं, सी एल ई एस, क्लियर भी कमांड चलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्लियर मैंने कर दिया है। यहाँ पे सी एल सी कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे मुझे एस डिफाइन करना होगा, एस इक्वल टू टी एफ मैंने कर दिया। अरे ये कहाँ से कंट्रोल एफ चला गया, तो एस टी एफ हो गया, शिफ्ट के साथ मैंने टाइप कर दिया, सिंगल नोटेड कॉमा कर दिया मैंने, वहाँ पे एस कर दिया और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिया। तो यहाँ तक का काम हो गया। अब मुझे डिफाइन करना है कि मेरा पी क्या है, तो पी को मैंने कर दिया एस, एस की पावर क्या है 2। तो तो ये मेरा पी हो गया। अब मैं यूनिटी फीडबैक लेके चल रहा हूँ उसका, कि यस सर। के है उसकी वैल्यू ना। यस सर। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक सी एल टी एफ लिख लेते हैं हम यहाँ पे, सी एल टी एफ देख लेते हैं क्या होता है। सी एल टी एफ बराबर फीडबैक, फीडबैक ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं हम, पी का, ठीक है। और फीडबैक की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, के लिया है, यही ना। चलिए इसको हमने रन कर दिया, और इसको हम सेव करते हैं टी यू टी 12 _ 1। चलिए ये सेव हो गया। तो अनरिकॉग्नाइज वैल्यू के को हमने डिसाइड नहीं किया था, हमने यहाँ पे सिम्स के कर लेते हैं, सिम्स के कर लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते हैं ना, सिम्स ही रखते हैं, एस आई एम एस, सिम्स एस कॉमा के, ठीक है। आप कर लेते हैं, एक मिनट ऐसा क्यों कर रहा है ये, के बराबर चलो डिफाइन कर लेते हैं, सपोज के बराबर यहाँ पे 1 कर लेते हैं ना, लेकिन के की वैल्यू फिर आ नहीं पाएगी, उसको हमको वेरिएबल के टर्म में करना पड़ेगा ना। के ये फीडबैक में नहीं ले रहा,
तो हम इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं, मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं। मैंने सिंबॉलिक फंक्शन के क्रिएट कर लिया है, एस का ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है, और मैं यहाँ पे लेके चला हूँ क्लोजल ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोजल ट्रांसफर फंक्शन क्या जाएगा मेरा, सबसे पहले पी आएगा, पी डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में क्या जाएगा 1 प्लस पी इंटू के, यही आएगा। जी सर। सिम invalid operand variable of type sims cannot be obtained with other module। ओके, इसीलिए लगता है उसने वहां पे ना के को उस तरह से लिया हुआ है, ये ले नहीं रहा। अगर आप इसका वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पे के की टर्म में कुछ आना चाहिए, तो हम यहाँ पे के बराबर ना कुछ 2 ले लेते हैं, देख लेते हैं आ जाना चाहिए। तो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू 2 है, और मुझे पता नहीं के की वैल्यू केवल यहाँ पे असर करके आ रही है ना। देखिए यहाँ पे आपका अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालिएगा तो ये ट्रांसफर फंक्शन आएगा 100s² डिवाइडेड बाई s की पावर 4 प्लस k टाइम्स 100 इंटू s², ये आएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। आप करके देख लीजिए सब लोग। हेलो, आ रहा है सबका? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। कितना आया, ये वाला आया कि नीचे वाला आया? कौन सा ट्रांसफर फंक्शन आ नीचे रहा वाला 100 अपन है s² प्लस 200। है? हाँ ठीक है, ये वाला सही है ना। जी सर। चलिए, तो मेरे पास जो है फीडबैक की ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब यहाँ पे 100 इंटू के सिर्फ ऐड हो जा रहा है ना। जी सर। चलिए, तो जो गलती थी समझ में आ गई, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो शायद समझ में आई हो। चलिए खैर, हम यहाँ पे पहुँच गए, मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन h आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास h का ट्रांसफर फंक्शन है तो मैं यहाँ पे सीधे LTI वैल्यू ले सकता हूँ या ट्रांसफर फंक्शन ले सकता हूँ। तो मैं ट्रांसफर फंक्शन लिया था, Ctrl Z कर देता हूँ, Ctrl Z। इसकी वैल्यू कितनी आई अभी 100 अपन s² प्लस 200। s² की वैल्यू यही है, और यहाँ पे 100 इंटू के आएगा ना, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। जी सर। अप्लाई, ओके। तो देखिए अगर नम डेन को ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई आपकी, सॉरी s² है ना यहाँ पे, जी सर। तो एक यहाँ पे 0 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब आ गया। यस सर। तो अब मैं इस पूरे सिस्टम की जगह इसको रख सकता हूँ। तो एक बार पहले ना इसको रन कर लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है? यो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि वो रन ना करे। तो इसका Ctrl+Shift+X कमांड होता है, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर लिया। यहाँ पे स्टेप इनपुट हमने ले लिया है, टाइम 1 पे हमने स्टेप इनपुट दिया है 1 सेकंड के बाद, और ये 10 सेकंड तक रन करेंगे। और इसको हम लोग चेक करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। ये पूरा प्लान तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसा दिया था, सॉरी जो क्वेश्चन में दिया था कि सिंपल हमने जीएस लिया, केएस का फीडबैक दे दिया है, और यहाँ से हमको एरर की वैल्यू को काउंट करना है। तो ये जो हमारा जे फंक्शन है जिसको हमको कैलकुलेट करना है, परफॉर्मेंस इंडेक्स जे इक्वल टू, वो जितनी टाइम तक के लिए हम अपना प्लान रन करेंगे उसमें एरर का स्क्वायर करना है और उसको इंटीग्रेट करना है, यही करना था। हेलो, यस यस। तो देखिए हमने यहाँ पे निकाल एरर लीजिए। को इंटीग्रेट किया, अरे सॉरी, एरर को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो ई आ रहा है उसको ई में ई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। फिर इंटीग्रेशन का मतलब अगर आप लाप्लास डोमेन में देखेंगे तो 1/s आता है, जैसा आपने पीआईडी में देखा था, है ना। जी सर। डिफरेंशिएशन का मतलब s से मल्टीप्लिकेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब 1/s। तो हमने यहाँ पे 1/s किया। इसका मतलब कि जब तक आपका ये टाइम रन करेगा ना उतने देर तक ये इंटीग्रेट होता रहेगा, क्या, इसके स्क्वायर की वैल्यू इंटीग्रेट होती रहेगी। क्लियर है? जी सर। जी सर। अब देखिए यहाँ पे एक हमने लिखा है टू द वर्क स्पेस, इसको आप कर लीजिएगा, टू वर्क स्पेस करके आता है ये।
टू वर्क स्पेस, इसको आप समझिए आज आपका फर्स्ट डे है इसको करने के लिए। तो टू वर्क स्पेस आएगा, सब लोग करके देखिए। यहाँ पे देखिए डॉट आउट आ रहा है कि केवल सिम आउट लिख के आ रहा है, सब लोग देखिए। सेटिंग पे डिपेंड करता है, उसको सेटिंग सही करानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है आपका, हेलो, सर आउट डॉट सिम आउट ला रहा है। हाँ सिम आउट आ रहा है ना। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से जो सबसे नीचे वेरिएबल स्टेप आउट लिख के आता है इस पे जाइएगा, यहाँ की सेटिंग में जाइएगा आप लोग। सेटिंग खुल गई सबकी। यस सर। अब यहाँ पे आइए आप, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे देखिए सबका ट्रिक लगा होगा, सिंगल सिमुलेशन आउट का यहाँ पे एक ट्रिक लगा होगा, उसको अनटिक कर दीजिएगा। देखिए सबका ट्रिक लगा होगा यहाँ पे, जिसका जिसका में डाटा आउट लिखा होगा वहाँ पे ये ट्रिक लगा होगा, उसको आप अनट्रिक करके ओके कर दीजिएगा। कर लिया आप लोगों ने? यस सर। हट गया, देखिए यहाँ पे केवल सिम आउट लिख के आ गया होगा। यस सर। अब इसको सिम आउट को वेरिएबल नेम में करके कैपिटल के कर दीजिएगा, ठीक है। हो गया? यस सर हो गया। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू पूरे परफॉर्मेंस इंडेक्स की आ रही है, मैं उसको वर्क स्पेस में के नाम के वेरिएबल में भेज रहा हूं। बात समझ में आ गई? मैं क्या किया, मैंने प्लांट को बना लिया, जो भी सिस्टम मेरा सेटअप था, मैंने स्टेप इनपुट दे दिया। जो एरर प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, ये मेरी एरर थी। जो एरर प्रोड्यूस हो रही थी मैंने उसका स्क्वायर किया, ई का 2 बार प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ई इंटू ई स्क्वायर हुआ। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जो एरर आया, मतलब कि ये काम मेरा जो इतना बड़ा पूरा सिस्टम है ना, इतना बड़ा ये पूरा सिस्टम, ये क्या कर रहा है, इस वाली वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ तक का इंटीग्रेशन का ब्लॉक है, ई स्क्वायर का ब्लॉक है ना। तो ये मेरा परफॉर्मेंस इंडेक्स बन गया। अब मैंने इसको के नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया, जो वर्क स्पेस में जाएगा। वर्क स्पेस कहाँ होता है आपको पता होगा, वर्क स्पेस आपका यहाँ होता है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे कैपिटल के नहीं आया है, केवल स्मॉल के की वैल्यू है, जो भी मुझे हटाना है अभी, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू को तो इंटरवो करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको परसेंट कर दिया। अभी मैं यहाँ से ना इसको के की वैल्यू को हटा दे रहा हूँ, मैं सब कुछ क्लियर ऑल कर दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि वर्क स्पेस में अभी कोई डेटा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब मैं इस प्लांट को रन करता हूँ। तो प्लांट को रन करना है क्या, नहीं, एक कोड आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट कोड देखिएगा क्या है। देखिए इस कोड को समझिएगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इस कोड को हम दो तरीके से रन कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है ना, वो परसेंट करके लिखा हुआ है। आप चाहो तो मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए मैं उस दूसरे तरीके को मैं नीचे लिख देता हूँ। ऊपर वाला मेथड 1 है, नीचे वाला मेथड 2 रहेगा। तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं मेथड 1। ये मेथड 1 हो गया और ये मेरा मेथड 2 हो गया, ठीक है। मेथड 1 में से मेथड 2 का पार्ट हटा देते हैं, और मेथड 2 में से मेथड 1 का पार्ट हटा देते हैं, यही ना। चलिए मेरे पास दो मेथड आ गए। सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं, देखिए क्या क्या हो रहा है, इसको समझिएगा सब लोग ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लियर ऑल कर दिया, सारे डेटा जो भी थे उसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है, मेथड 1 में हमने सारा डेटा क्लियर कर दिया, सेल्सी किया। अब ए वेरिएबल है, देखिए इस लाइन का मीनिंग आपको मैंने बताया था, एक वेरिएबल है जो 0.01 से स्टार्ट करेगा, 0.01 का गैप लेकर के 1 तक रीच करेगा। तो ये कितने डेटा हो गए, 0.01 प्लस 0. ये फिर 0 पहला डिजिट होगा क्या, 0.01, फिर होगा 0.02, फिर 0.03, 0.04, ऐसे करते करते 1 तक जाएगा। तो टोटल कितने डेटा बन जाएंगे इसके, गेस करेगा।
देखिए 100 डेटा बन गए, 100 डेटा, है ना? हेलो। यस सर, 100 ठीक। 100 सर। अब देखिए ये सेकंड कमांड जो है n इक्वल टू न्यूमेल a, ये क्या करता है, a में जितने भी एरे एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे a नाम की मैट्रिक्स में, उसको काउंटिंग कर लेगा। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए n नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा यहाँ पे n नाम से एक वेरिएबल आ जाएगा जो बताएगा कि a में 100 एलिमेंट हैं। क्या बताएगा? a में 100 एलिमेंट है। देखिए n की वैल्यू 100 आ गई, इसका मतलब कि न्यूमेल जो कमांड होता है वो किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट का शॉर्टकट होता है। तो न्यूमेल क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट, किसमें? ए गिवन मैट्रिक्स ए। क्लियर यहां तक? जी सर। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप चलाया 1 to n, इसका मतलब ये लूप जो चलेगा n पे चलेगा। n की वैल्यू क्या है? 100, इसका मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके ये 100 टाइम्स लूप चलेगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, असाइनिंग, एक ये कमांड है, देख लीजिएगा, असाइन इन बेस के ए आई। इसका मतलब क्या हुआ? असाइन करना है। बेस का मतलब होता है ना कि वर्क स्पेस डेटा में एक वेरिएबल के क्रिएट करे। बात समझ गए आप लोग? क्या करना है? असाइन इन जो कमांड होता है वो कहता है कि बेस लिखने का मतलब होता है कि वर्क स्पेस में के नाम से, स्मॉल के नाम से एक वेरिएबल असाइन हो और उसको ए आई की वैल्यू दी जाए। अब देखिए ए आई क्या है? ए आई का मतलब हुआ मैट्रिक्स ए का आईएथ एलिमेंट। क्या होगा? मैट्रिक्स ए का आईएथ एलिमेंट, मतलब कि जब लूप 1 चलेगा i बराबर 1 के लिए तो यहाँ पे ए आई एलिमेंट आएगा। देखिए अगर मैं आपको चेक कराऊं, जैसे ए मैंने कहा 1, तो देखिए ए 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए, कोई गेस कर सकता है? ए मैट्रिक्स, अगर ये ए एरे है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 100 डेटा है, 0 से लेकर के 1 तक जाना है, 0.01 से 1 तक जाना है, और स्टेप कितना रहेगा? 0.01 का। तो पहला एलिमेंट इसका आएगा 0.01, सेकंड एलिमेंट आएगा 0.02, थर्ड आएगा 0.03। देखिए यहाँ पे हम इसको क्रॉस चेक करा देते हैं। मैंने ए आई जैसे इंटर किया, उसकी वैल्यू देखिए 0.01 आ चुकी है। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 की पावर 1 इंटू 10 टू पावर -2, इसका मतलब 0.01। आप A2 करके देख लीजिए। देखिए A2 करके देख लीजिए, ब्रैकेट में यहाँ पे 2 कर लीजिए। देखिए उसकी वैल्यू आ गई 0.02 आ गई। इसी तरीके से ये 100 डेटा रखा है। अगर आप लास्ट में A100 करिएगा, देखिए हमने A100 कर दिया, कितना आएगा इसका वैल्यू? कितना आएगा बताइए? 1 आना चाहिए, है ना? मतलब कि उसका 100th एलिमेंट कितना है? 1 है। तो ये जो कमांड है ये क्या कर रहा है, हर बार के की वैल्यू को, जो ए आई की वैल्यू है उसको भेज रहा है। मतलब के जो है 0.01 से लेकर के 1 तक जाएगा, एक एक लूप में एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। पहला जब लूप पहली बार चलेगा तो 0.01 बराबर के बराबर 0.01 हो जाएगा। जैसे ही सेकंड लूप आएगा, ए की वैल्यू, के की वैल्यू जो ए का सेकंड एलिमेंट है वो उसको के को असाइन हो जाएगी। बात समझ रहे हैं सब लोग? अगर आपको यहाँ पे समझने में परेशानी हो रही है तो मैं इसको एक कोड के थ्रू बता दे रहा हूँ, मतलब कि कोड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे बता दे रहा हूँ। देखिए व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। चलिए इसको समझिएगा, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ना? अब ये एक स्ट्रक्चर आपके पास है जहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना पूरे 100 तक अलग अलग वैल्यूज हैं। पहले के लिए 0.01 है। सबको समझ आ रहा है? ये दिख रहा है सबको 0.01? यस सर। अब दूसरे के लिए 0.02 होगा, यस सर। ऐसे ही तीसरे के लिए 0.03 होगा, और लास्ट में सबसे एलिमेंट आएगा वो आएगा 100 के लिए 1। तो ये प्लेस है, पहले प्लेस पे 0.01 रखा है, दूसरे प्लेस पे 0.02 रखा है। अब हमने कोड में क्या किया है, हमने फॉर लूप चलाया है। हमने फॉर लूप चलाया है n इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फॉर लूप में क्या लिखा हुआ है, देखिए फॉर लूप में हमने 1 to n चलाया है ना? हमने फॉर लूप में 1 to n चलाया है। इसको i बराबर 1 to n, मिट जा रहा है मेरा बार बार, मैं इसको कॉपी करना चाह रहा था। देखते हैं वहाँ पे पेस्ट होता है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता, कुछ नहीं होगा, इरेज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैंने कहा r बराबर i इक्वल टू फॉर में
1 सेमी कॉलन n, इसका मतलब 1 to n जाएगा। बाय डिफॉल्ट उसका क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। n की वैल्यू जो कि फिलहाल क्या है अभी 100 है, आपको पता है। न्यूमेल हमने लिया था a का, तो 100 आ गया था। ये सबको क्लियर है ना। अब ये क्या कर रहा है, Yes, असाइन इन sir. कर रहा है, ASSIGNIN असाइन इन कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्क स्पेस में ना, देखिए हमने लिखा है यहाँ पे बेस लिखा है, बेस कमांड दिया है यहाँ पे, फिर हमने के लिखा है, थोड़ा सा राइटिंग गंदी है समझ लेना, और यहाँ पे मैंने लिखा है ए और आई लिखा है मैंने, ऐसे ही कुछ लिखा है कमांड में, है ना। यस ठीक, अभी देखिए, अभी मैं केवल इतना लूप बता रहा हूँ, फिर उसके आगे का मैं और कराऊंगा। देखिए अब पहली बार जब लूप चलेगा, सपोज यहाँ पे इंड लिखा है, बीच में कुछ और लिखा है, उसको भी बाद में बताऊंगा। तो 1 जब चलेगा ना, तो ये पहले प्लेस पे जो भी वैल्यू लिखी है ये AI1 है, ये AI है, मतलब कि ये AI है, जो AI है ये आई इधर लिखा हुआ है, माने ये आई की वैल्यू है जो बदल रही है, और ये उसका वैल्यू है, ठीक है ना। आई बराबर 1 पे AI आएगा, ये आई बराबर 2 पे AI आएगा, ये आई बराबर 3 पे AI आएगा, ये तो इसकी वैल्यू को बार बार ये के को देता रहेगा, ठीक है। तो पहली बार में के की वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरी बार में के की वैल्यू ये हो जाएगी, तीसरी बार में के की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसे करते करते जब 100 टाइम जब लास्ट लूप चलेगा, तो उसमें के की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये सब इतना समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट लूप में कहा है सिम ट्यूटोरियल 12.slx, इसका मतलब होता है कि मैंने एक सिमलिंक बनाया है जिसका नाम है ट्यूट 12.slx। देखिए जिस फोल्डर में ये खुला होगा, जो करंट डायरेक्टरी होगी, वहीं पे ये फोल्डर में जो नाम लिखा है वो दिखना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये फोल्डर है, तो ये इस फोल्डर को क्या करेगा, ओपन कर लेगा। देखिए कैसे होता है, सपोज मैंने अगर इसको क्लोज भी कर दिया ना, अभी मेरा ओपन है ये, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो भी ये इसको रन करा देगा। मैं भी इसको ओपन किया हूँ, कंट्रोल एस करके ओपन कर दे रहा हूँ सेव करके, तो ये भी क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा, उस सिमलिंक कमांड को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। अब क्या करेगा, पी आई ई इंड इक्वल टू के इंड। अब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे तो पहले आपका क्या करेगा, सिमलिंक हमने कमांड दिया था, है ना, सिमलिंक में सिमुलेशन का नाम लिख दिया। अब क्या करेगा, के की वैल्यू को, ये वैल्यू सपोज कि पहला लूप चल रहा है, मान लेते हैं कि इसमें पहला लूप चल रहा है, फर्स्ट लूप चल रहा है, ये मेरा फर्स्ट लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी। अब जाके ये सिमलिंक को ओपन करेगा, के की वैल्यू को इसमें पुट करेगा 0.01, मैटलैब को रन करेगा। अब जो वैल्यू आएगी ना, ये जो पी आई बराबर के इंड, जो पी आई आपका है, एक हमने वेरिएबल मान लिया है पी आई, यहाँ पे देखिए पी आई को हमने एक वेरिएबल माना है, और के इंड का मतलब जान रहे हैं क्या है, ये कैपिटल के लिखा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए कैपिटल के लिखा है। अब आपको याद आ रहा होगा कि सिमलिंक जब मैंने ओपन किया था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे वर्क स्पेस में जो डेटा के है, उसको आप यहाँ पे कैपिटल के रखिए। तो क्या करेगा, उस वैल्यूज को रन करने पे जो सबसे लास्ट वैल्यू आई होगी ना के की, उसको पी आई को असाइन कर देगा, पी आई की पहली वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पी आई, ब्रैकेट में आई लिखा है, इसका मतलब ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पे पहली वैल्यू जो होगी वो इस वैल्यू को जो वर्क स्पेस हमने सेव कराया था वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, उससे करस्पॉन्डिंग जो भी इरर होगा वो पहली इरर पहले प्लेस पे सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए मैंने क्या है इंड, तो ये आके देखेगा पहला लूप खत्म हुआ, फिर दूसरा लूप जाएगा ना, तो वहाँ पे के की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, सिमुलेशन को फिर ओपन किया जाएगा। ओपन होने के बाद के की वैल्यू के साथ में जो इरर आया होगा, उस के की इरर को यहाँ पे रखा जाएगा, मतलब यहाँ पे इरर की वैल्यू को पॉइंट आउट करते चले जाएंगे हम लोग। क्लियर है। तो ऐसा ही मेरे पास इस लूप को 100 बार रन कराने के बाद जितनी इरर आई होगी उसको मैं एक मैट्रिक्स पी आई के में स्टोर कर ले रहा हूं। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, चलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग तुरंत समझ जाते हैं। अब हम कोड पे चलते हैं अपने। अब जब वो एरर सेव हो जाएगा तो ए के रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, ए की वो वैल्यू जिसके लिए हमने इसको रन कराया था, उस वैल्यू की रिस्पेक्ट में हम देखते हैं किस वैल्यू पे कितना एरर आया है, वो हम प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करके देखेंगे कि जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एरर सबसे कम होगा वही मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। इस कोड को समझने में कहीं पे कोई किसी को दिक्कत आई तो एक बार दोबारा से पूछ लीजिए, मैं इसके बाद रन करने जा रहा हूँ। और एक और कमांड आप लोग याद दिला देते हैं, एक कमांड होता है टिकटॉक। आप लोग टिकटॉक बहुत किए हैं, पता नहीं, टिक मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैंने यहाँ पे लास्ट में लगा दिया टिकटॉक, यहाँ पे लगाया मैं,
इस कोड के अंत में प्लॉट के पहले देखिए, मैं मैटलैब को ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वैल्यू रन हो रही है कंटिन्यू। देखिए ये रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, देखिए रन कर रहा है। अब देखिए ये 100 टाइम रन कर गया और 0 से लेकर के 1 तक ये एक्सिस एक ही एक्सिस है। ये उस वैल्यूज के लिए जो भी के की वैल्यू आई थी ना उसको प्लॉट किया। अगर आप चेक करना चाहते हैं ये सचमुच में रन किया कि नहीं रन किया, देखिए मैंने कहा था कैपिटल के की वैल्यू देखिए 151 वैल्यू आ चुकी है के की, एन 100 है जो वैल्यू न्यूमेल का आया था, आई बराबर 100, 1 2 3 4 करके 100 टाइम्स चला है, टी आउट आपके पास है और पी आई की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे अभी प्लॉट किया था। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें से आप देखिएगा सबसे मिनिमम मिरर कहाँ पे आया है, तो आप देखिए यहाँ पे मिनिमम मिरर आया सबसे ज्यादा, क्यों? इस पूरे प्लॉट में सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यहीं पे आई है ना। जी इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ए की वैल्यू है 0.54 और उस समय इरर मेरा सबसे मिनिमम है जिसकी वैल्यू है 2.95358। तो मैं आंसर दे सकता हूं कि के की वैल्यू जब 0.54 होगी तो मेरा इरर सबसे मिनिमम होगा। कौन सा इरर? ISE इरर सबसे मिनिमम होगा। तो रन होने में 17 सेकेंड का टाइम लगा था। ठीक है, आप लोग ये एक बार रन करके देखिए आप लोग का रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप लोग में के की मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है जरा देख के बताइए आप लोग, और टाइम देख के बताइएगा। जिसका सिस्टम जितना स्लो होगा ये टाइम उतना ज्यादा आएगा। इसको और बड़ा कर दें स्क्रीन को, चलिए अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोग को, देख लीजिए। इसको रन कराइए। सिमुलेशन तो ऑलरेडी बना हुआ है आपका, केवल कोड लिख करके उसको रन करा के बताइए कि आप लोग का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक है, ये ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक है, ये आपका स्कोप है, ये आपका सम ब्लॉक है, ये प्रोडक्ट ब्लॉक है, ये इंटीग्रेटर ब्लॉक है, ये आपका डिस्प्ले है, ये स्कोप है, ये आपका टू द वर्क स्पेस है, ये स्टेप ब्लॉक है। ठीक है, बता दे कौन कौन सा ब्लॉक है फिर से। यस सर। देखिए मैं लिख रहा हूं, देख लीजिए सब लोग टाइप कीजिए स्टेप। स्टेप आ गया। यस सर। अब स्टेप का देखिए सेटिंग में दिखा दे रहा हूं। स्टेप टाइम 1 हमने दिया है, इनिशियल वैल्यू 0 दिया है, फाइनल वैल्यू 1 दिया है, सिंपल टाइम 0। ये पैरामीटर सब लोग लिख लीजिए कि पहले 1 सेकेंड पे जाकर के उसको स्टेप 1 मिल रहा है। यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हो तो इनिशियल से ही उसको स्टेप इनपुट मिल जाएगा। तो मैंने स्टेप इनपुट दिया 1 पे, इसका मतलब कि वो इस तरह से कुछ जाएगा फिर ऐसे होकर के फिर ऐसे जाएगा, तो वो 1 पे चेंज हो रहा है। ये सब लोग लिख लिए वैल्यू स्टेप की। यस सर। चलिए स्टेप हो गया। सम ब्लॉक कर लीजिए, सम कीजिए, SUM सम कीजिएगा तो इस तरह से ब्लॉक आएगा। डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके जो पहला दूसरा साइन होता है उसको माइनस कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। सर। देखिए हो गया ना ये। अब राइट क्लिक कर यस लेंगे तो सर। 2 बन जाएगा, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए तो ये आपका ये वाला दोनों ब्लॉक बन गया। पहले सब ब्लॉक अरेंज कर लीजिए, बाद में कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लिखिएगा ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर लिखिएगा तुरंत ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको नम डेन इसमें पुट करना, वो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया था दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। यहाँ पे जो आप ट्रांसफर फंक्शन लिखिएगा वहां पे के की वैल्यू स्मॉल लिखिएगा, पहला आपको इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है, ठीक है ना। दूसरा जो जी सर। टू द वर्क स्पेस ब्लॉक है वहां वेरिएबल का नेम कैपिटल के लिखना है, ठीक है। और हाँ एक चीज और मैं भूल गया था, यहाँ पे सेव फॉर्मेट में एरे कर दीजिएगा आप लोग, एरे में जाके 2D एरे कर दीजिएगा इसको, सेव फॉर्मेट में इसको एरे। आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी टाइम होगा बाय डिफॉल्ट। आप लोग टाइप कीजिएगा प्रोडक्ट, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट आ गया। ये इंटीग्रेटर है, जी इंटीग्रेटर सर। आ गया। देखिए ये आपका डिस्प्ले है, ये आपका स्कोप है, और ये टू द वर्क स्पेस है, टू वर्क स्पेस, टू लिखेगा वर्क स्पेस आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक है। इसको रीनेम करना होगा, कैपिटल के लिख दीजिएगा। यस सर, बन गया। सबका बन गया। अब देखिए इसको सेव कीजिएगा ना तो ट्यूट 12 करिएगा, या जो भी नाम यहाँ पे दीजिएगा, जो इसका नाम आप सेव करिएगा वही नेम यहाँ पे आप इस कोड में कॉल कीजिएगा। इस कोड में आपको वही नेम यहाँ पे इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वो टाइप करना होगा, वही नेम। देखिए मैंने यहाँ पे ट्यूट 12 लिखा था, एग्जैक्टली मैंने वैसा ही लिखा है। जो कैपिटल में वो कैपिटल, जो स्मॉल वो स्मॉल, जो न्यूमेरिक वो न्यूमेरिक, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है यहाँ पे। जो मैंने सिमुलिंक में वेरिएबल लिया था, जो हमको वेरी कराना था, वो देखिए मैंने यहाँ पे स्मॉल के लिया था, याद रखेगा, ठीक है। अरे
ठीक है। वही वेरिएबल यहाँ पे के यहाँ पे लिखा जाएगा, स्मॉल वाला के बेस वाले के साथ रहेगा और कैपिटल के जो मैंने परफॉर्मेंस इंडेक्स का रखा था आईएससी का वो यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल के इंड के साथ में। तो ये आपका स्मॉल के है, ये कैपिटल के है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, वहाँ पे कुछ हो लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कोड को रन कराइए आप लोग। बस ध्यान रखिएगा करंट फोल्डर ये खुला हो और वो आपका ऐड टू पाथ हो। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये ऐड टू पाथ कर देगा करंट फोल्डर को, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो ये जो सबसे लेफ्ट साइड में है वहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा माउस से और उसको लिख दीजिएगा ऐड टू पाथ करंट फोल्डर कर दीजिएगा। और यहीं पे आपका वो सेव होना चाहिए दोनों फाइल जो मैं रन कर रहा हूँ, tut12.mb और tut12.slx फाइल भी दोनों एक ही जगह एक ही फोल्डर में होना चाहिए। सर हो गया मेरा सर। रन हो गया आपका? कितने टाइम तक Yes, रन sir. किया था? सर टाइम सर 4.59। वाह, आपका तो बहुत ही रन कर लिया। एक चीज देखना, अगर यहाँ पे किसी में ना कुछ इस तरह का दोबारा से प्रॉब्लम करके आ जाए तो आप क्लियर द वर्क स्पेस करने के बाद इसको रन कीजिएगा तो आ जाएगा आपका। यस सर 0.51 कॉमा 2.97 हाँ 0.54 आएगा, देखिएगा एक्स की वैल्यू। 1 आएगा 0.51। ओके ओके, आपने कर्सर सही नहीं रखा क्या? सबसे मिनिमम 0.54 पे आएगा, चेक कीजिएगा सब लोग। अब सब लोग समझ के कैसे रन करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। देखिए करना क्या होगा, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन या कोई भी प्रॉब्लम अगर सिबलिंग की दी हो या कोई भी ऐसा जनरलाइज टर्म आपको दिया जाए कि इस प्रॉब्लम में इसकी सबसे ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू क्या होगी, वो सबसे मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्टिमम वैल्यू जिसको बोलते हैं वो किसी केस में मैक्सिमम हो सकता है, किसी केस में मिनिमम। तो आप लोग उसका पहले ट्रांसफर फंक्शन बना लीजिए, ठीक है, या उसको कोड के फॉर्म में भी रन कर सकते हैं, वो हम बाद में बताएंगे कैसे करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन बनाने के बाद जिस पैरामीटर इंडेक्स को आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो उसको किसी एक वेरिएबल को दे करके आप वर्क स्पेस में सेव करा लीजिए। अब बारी आती है इसकी कोडिंग करने की। कोडिंग करने का मैंने आपको बता दिया है। आप जो भी वेरिएबल है ना, वेरिएबल को आपके पास रेंज पता होना चाहिए कि जैसे मैं जिस वेरिएबल का ऑप्टिमाइजेशन चाहता हूं वह कितने से कितने डोमेन तक जा सकता है ना। पहले आप उसका ब्रॉड लेवल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे पता होता कि ये 0.54 पे जा रहा है और ज़्यादा जाए तो मैं इसको इतने देर तक रन ही नहीं कराता, मैं इसको क्या करता 0.5 से स्टार्ट करता, 0.6 तक ही केवल लेके रन करता तो मेरा जल्दी जल्द आता। और इसके मैं जो रेंज है ना, मतलब कि जो ये उसके बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू है उसको मैं और छोटा लेके रन कराता ताकि और प्रिसाइज वैल्यू आती, एरर मेरा और कम आता। वो मैं यहाँ पे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना होगा, उस सिमुलिंक को कॉल कीजिए और उस वेरिएबल के लिए हर एक वैल्यू के लिए उस सिमुलिंक को रन कराइए और जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी करना है आप उसको चेक कर लीजिए। उसके रिस्पेक्ट में जब आप प्लॉट कीजिएगा तो अभी मैंने कहा था मिनिमम के लिए, सपोज अगर आप कोई ऐसा प्लॉट करते जिसमें मैक्सिमम की वैल्यू आती तो कुछ प्लॉट इस तरह से बनता है ना, आपका प्लॉट कुछ इस तरह से बनता। तो जहां पे वो पीक वैल्यू आती आपका क्या होता है डिजायर्ड वैल्यू ऑफ ए होता कि या के होता, जिसके लिए आपका वो ट्रांसफर फंक्शन या कोई भी प्लांट है वो ऑप्टिमम रिजल्ट देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि एरर मिनिमम होनी चाहिए तो मैंने वहां पे एरर के केस में क्या किया है, मिनिमम वैल्यू काउंट किया है। अगर आपके पास कोई ऐसा दूसरा प्लांट है, जैसे मैं याद करूं कि कल हमने जो ट्रांसफर फंक्शन लिया था उसमें हम क्या कर रहे थे, केपी के आई की वैल्यू को अलग अलग वैल्यूज को हम बार बार क्या कर रहे थे, अलग अलग मैनुअल इनपुट कर रहे थे। अभी मैं क्या करता यहाँ पे के बराबर एक लूप चलाता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, ए है इसको मैं बोल देता ना केपी, अगर मैं बोल दूं इसको केपी मैं बोल दूं और मैं यहाँ कर दूं ऐसे ही केपी, सॉरी कंट्रोल जेड कंट्रोल सी है, केपी मैंने कर लिया, कंट्रोल वी कर दिया मैंने, कंट्रोल केपी के आई और के डी, है ना। ऐसे करके मुझे पता है केपी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिए थे हम लोग, 100 से लेकर के 1000 तक ले गए थे। तो 100 कर देता मैं और 100 के चक्कर में चलता और 1000 तक चलता ये, ठीक। के आई की वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिए थे, 10 से लेके 90 तक लेके गए थे। तो 10 से चले और 90 तक जाइए। एक बार सब लोग देख लीजिए कैसे करेंगे। के डी की वैल्यू को लिए थे हम लोग शायद कहाँ तक ले गए थे, याद है कल किसी को, पी आई डी ट्यूट एम, हम लोग के डी 100 तक ले गए थे, है ना। और के डी की वैल्यू 50 तक गई थी, केपी की वैल्यू 950 तक थी और के आई की वैल्यू जो थी वो 450 तक गई थी। तो फिर से उसको एडिट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे
ये था मेरा ये वाला। तो ठीक है, कोई एक वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 100 से लेकर के 100 का डिफरेंस लेते हैं और 400 तक लेके जाते हैं, मान लेते हैं कोई भी वैल्यू है इसका। ठीक, अब क्या करना होगा, यहाँ पे न्यूमेल ए, न्यूमेल बी, न्यूमेल सी करना होगा मुझे। n1 हो गया न्यूमेल ए, ऐसे ही न्यूमेल ए की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, केपी हो जाएगा। ठीक है, केपी हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल ऐसे करके n1 हो जाएगा, यहाँ पे n2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे n2 हो जाएगा, यहाँ पे n3 हो जाएगा। यहाँ पे kp के बजाय ki कर देंगे, यहाँ पे उसके बजाय kd कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा, फॉर i इक्वल टू 1 to n1 हो जाएगा। फिर इसी लूप को कॉल कीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, n1 हो गया, यहाँ पे n2 आ जाएगा, यहाँ पे n3 हो जाएगा आपका। अब क्या कीजिएगा, आप बेस में k1 यहाँ पे रखिए, के की वैल्यू यहाँ पे केपी था, हमने स्मॉल में लिखा था, तो यहाँ पे केपी रखिए, उसको ए आई की वैल्यू को असाइन कीजिए, n1 की वैल्यू को असाइन कीजिए। किसको वैल्यू करेंगे, सॉरी एक मिनट मुझे सुनिए दे, यहाँ पे हम लोग करेंगे के पी आई की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, कैपिटल में के पी आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कर दिया, यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल वी, बेस में केपी, यहाँ पे उसकी वैल्यू के आई, और यहाँ पे मैं कर दूंगा के डी। अब इसको क्या किया जाएगा, के पी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, के आई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे के डी की वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू जो होगी इसको असाइन होती जाएगी बेस में, और फिर मैं उस सिमुलिंक को कॉल करूंगा जो मेरा पीआईडी वाला ब्लॉक था। अभी तो मैंने केवल ट्रांसफर फंक्शन लिया था, आपको उसको सिमुलिंक के रूप में बनाना पड़ेगा। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ सपोज पीआईडी ऑप्टिमाइजेशन, ओपीटी, पीआईडी ऑप्टिमाइजेशन करके हम एसएलएस फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम आईएससी एरर ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जाके मैं इस कोड को रन कराऊंगा, तो सपोज मैं इसका एक ट्रांसफर फंक्शन बनाना चाहता हूँ पीआईडी ऑप्ट डॉट एसएलएस फाइल से। ठीक है, तो मैं इसको आप मैं केवल करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को मैं हेल्प मिल जाएगा। ये आप लोग अपने से करके देखिएगा कि होता है कि नहीं आप लोगों से। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज मैंने कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा था पीआईडी ऑप्ट के नाम से, तो मैंने लिख दिया पीआईडी ये ओपीटी, पीआईडी ऑप्ट के नाम से मैंने एक बना लिया इसको ब्लॉक को। मुझे पीआईडी की वैल्यू को चेक करना है, तो ट्रांसफर फंक्शन तो मेरा वही रहेगा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। मेरे पास जो भी सपोज यही प्लांट है, केवल हमको यहाँ पे पीआईडी को लेके आना है। तो पीआईडी कैसे आता है, एरर के बाद एक गेन लगाएंगे, GAIN गेन लगा दीजिए आप, इसको 3 बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रखिए केपी, केपी की वैल्यू को मैंने स्मॉल में रखा है, केपी कर लीजिए। यहाँ पे रखिए के आई हो गया, और यहाँ पे रखिए के डी, ये स्मॉल में हो गया। अब क्या करिए, केपी तो वही रहेगा, के आई में क्या हो जाएगा आपका, एक इंटीग्रेटर आएगा कि नहीं आएगा, तो एक इंटीग्रेटर लगा दीजिए यहाँ पे, एक इंटीग्रेटर लग गया। एक डेरिवेटिव लेके आना है, तो डेरिवेटिव लगा दीजिए यहाँ पे, ये आपका। अब तीनों को एक ही एरर चाहिए, तीनों को एक ही एरर चाहिए था, और यहाँ पे सम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सम ब्लॉक लगाता हूँ, SUM लगाता हूँ मैं, तीनों को मैं जोड़ दूंगा, और मैं इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लेता हूँ, देखने में अच्छा लगता है। मैंने एक सम ब्लॉक बना दिया, तीनों का ऐड हो जाएगा इसमें, ये हो गया। इसको मैंने इससे ऐड किया, इसको मैंने इससे ऐड कर दिया। ठीक है, हो गया यहाँ तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने यहाँ से निकाला, इसको इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास एक इनपुट बचा है, देखिए सब लोग, एक ही इनपुट है ना मेरे पास, अब एक इनपुट एक आउटपुट। तो मैंने इसको सब सिस्टम क्रिएट कर लिया, मैंने इसका नाम सब सिस्टम क्रिएट करके रख दिया पीआईडी, पीआईडी हो गया मेरे पास। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसका नाम मैं एडिट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे इनपुट में चाहिए ई, एरर चाहिए, और आउटपुट में मुझे मिलेगा यू, मुझे डिजायर्ड इनपुट मिल जाएगा, तो ई और यू हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। अब इस प्लांट को आप अगर आप रन कीजिएगा,
तो आपका केपी केआई और केडी की वैल्यू के लिए प्लांट ट्यून हो जाएगा, क्योंकि हर बार ये क्या करेगा, इस केपी की वैल्यू को सबसे पहले रन करेगा, फिर केडी, एक एक सीक्वेंस में करके रन करेगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि उसकी सीक्वेंसिंग कैसे होती है। अगर आपको थोड़ा सा समझना तो ऐसे समझिए कि मेरा न्यू व्हाइट बोर्ड स्टार्ट हो जाए, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे वो मल्टीपल जब लूप चलता है तो क्या होता है। ये वाला खुला है क्या अभी? हाँ, ये वाला खुला है। देखिए इसी ब्लॉक में आते हैं। आपका जब इनर लूप चलता है ना, रुक जाओ यहाँ पे करता है, जब इनर लूप चलता है आपका तो क्या होगा, पहले पहले का लूप जो चलेगा ना वो केपी के लिए चलेगा, फॉर केपी के लिए चलेगा। फिर जो दूसरा वाला चलेगा वो फॉर के आई के लिए चलेगा, इसको समझिएगा। फिर तीसरा चलेगा वो किसके लिए चलेगा, फॉर के डी के लिए चलेगा। अब देखिए केपी की वैल्यू अगर आपने 100 लिया है ना पहला वैल्यू, और दूसरा वैल्यू सपोज 200 आएगा, तीसरा 300 आएगा, इस तरह से करके ये 100 के इंटरवल में बढ़ रहा है। और ये मान के चलिए कि केपी की वैल्यू जो के आई की वैल्यू है वो 10 करके बढ़ रही है, 10 आ रही है, फिर 20 आएगी, फिर 30 आएगी, ऐसे से बढ़ रहा है। और के डी की वैल्यू आप मान के चलिए कि ये 100 है, फिर 200 है, फिर इस तरह से बढ़ रहा है। तो जो पहली बार ये प्लांट रन होगा ना, जब इस प्लांट को रन कराइएगा तो उस समय केपी बराबर रन होगा आपका 100, ठीक है। के आई बराबर, देखिए केपी बराबर 100 होगा, के आई बराबर 10 होगा। तब जा करके जो सबसे इनर लूप है केडी, ये 10 से लेकर के, अगर मैं कह रहा हूं कि ये 10 से लेकर के 90 तक गया है ना, ये मान के चलिए कि केडी 10 से लेकर 90 तक गया है, तो केपी बराबर 100, के आई बराबर 10 के लिए केडी बराबर 10 से लेकर 90 तक ये 9 बार ये लूप चलाएगा, ठीक है ना। जब ये 9वां लूप खत्म हो जाएगा तब ये इस वैल्यू को के आई को 20 कर लेगा, तब हो जाएगा केपी बराबर 100, के आई बराबर 20, और के डी फिर 10 से लेके 90 तक रन करेगा। फिर ये एक इंक्रीमेंट करेगा, और ऐसे करते 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 जब ये 90 हो जाएगा के आई की वैल्यू, तब जा करके क्या करेगा, ये इस 100 को 200 करेगा। जैसे ये 200 हो जाएगा फिर से ये 10 से स्टार्ट कर देगा, फिर से ये 10 बन जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, और फिर ये 10 से लेके 90 तक रन करेगा। इसका मतलब जो टोटल लूप रन करेगा ना, वो सपोज यहाँ पे आपका 100 से लेके 900 तक था, तो 9 बार इसका हो गया, केपी के लिए 9 बार रन किया, के आई के लिए 10 से अगर 90 तक था तो इसका भी 9 हो गया, और ये भी अगर 10 से 90 तक 9, तो टोटल जो लूप रन करेगा आपका, इटरेशन जो होगी, टोटल इटरेशन कितनी बार रन की, 9 मल्टीप्लाई विथ 9 मल्टीप्लाई विथ 9। इतना रन करने के बाद जो सबसे बेस्ट आपका एरर आएगा, जो सबसे लोअर वैल्यू होगी, उसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा, वो प्लॉट करके देख लेंगे। ये बात समझ गए सब लोग कैसे रन हो रहा है।